नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जॉब एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु जो है क्या है? तो 25 वर्ष है लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 के बी में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रदान किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो शक्तियों का विभाजन से संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें 3 सूचियाँ शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 का ए जो है किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है? तो नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 का ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी? जी हाँ, किस संविधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? जी हाँ, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 वर्ष होती है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। और महापौर जो है नगर पालिका का प्रमुख होते हैं। तो मेरे डियर साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें बारहसिंगा का, तो भारतीय उपमहाद्वीप वितरित हिरण की एक प्रजाति है कौन? बारहसिंगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? जी हाँ, जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के किस जिले में होता है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्णिया जिला में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पूर्णिया जिला के अलावा दरभंगा, सहरसा और कटिहार में भी जूट का उत्पादन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न का, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो वर्ष 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो अरब सागर की शाखा भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? जी हाँ, अरब सागर की शाखा भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? तो पश्चिम की दिशा से प्रवेश करती है अरब सागर की शाखा भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा का, तो भारत में पूर्व की दिशा से प्रवेश करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में
कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? तो पूरब की दिशा में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो कोलकाता में मेट्रो रेल डैश में शुरू की गई। जी हाँ, कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1984 में कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर इसका संचालन शुरू हुआ था, यानी 24 अक्टूबर 1984 को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर इसका संचालन शुरू किया गया था, यानी कोलकाता में मेट्रो रेल को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल का, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वराज अखबार की शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था, यानी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहे तो उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो चांदनी चौक से पालम तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। किसका? बहादुर शाह जफर को। और बात करें अधिक जानकारी की, तो भारत में आज़ादी का पहला युद्ध 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ये भी करीब 15 नंबर प्रश्न का, तो कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था? जी हाँ, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था। और बात करें बदरुद्दीन तैयब जी का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? भारत में पहला विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1946 में भारत में पहला विमुद्रीकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 2 नवंबर 1979 को केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डैश में की गई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे नगन बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे नगन बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? तो खुली बेरोजगारी को नगन बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? जी हाँ, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NSSO जो है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो जब शारीरिक तापमान डैश से कम होता है तब हाइपोथर्मिया विकसित
होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब शारीरिक तापमान कितना से कम होता है तब हाइपोथर्मिया विकसित होता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब हाइपोथर्मिया जो है विकसित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें फ़ारेनहाइट में तो 95 डिग्री कम होता है तब हाइपोथर्मिया जो है विकसित होता है और सेल्सियस में 35 डिग्री। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का तो इंसुलिन की खोज किसने की? जी हाँ, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन की खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, टिटेनस एक डैश के कारण होता है। जी हाँ, टिटेनस नामक एक बीमारी जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें टिटेनस का तो जो मुख्य रूप से जबड़े और पेट को प्रभावित करता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे 24 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 25 नंबर प्रश्न का तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मेरुरज्जु द्वारा जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 26 नंबर प्रश्न का तो किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। जी हाँ, कार्बन के परमाणु भार को मानक के रूप में लिया जाता है। और बात करें कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का तो 12 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 27 नंबर प्रश्न का तो पीएच पैमाने की सीमा जो है क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच के पैमाने की जो संख्या है वो किसके बीच होती है? तो 0 से 14 के बीच होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पीएच पैमाने की खोज किसने की है? तो सोरेनसन ने, जो मैंने आपको कल के क्लास वाले वीडियो में बताया था। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का तो न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु जो है डैश है। न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु है। और बात करें प्रतिरोध का तो प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? यह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और बात करें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र का तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आप याद रखें। 30 नंबर प्रश्न है, कागज का जलना किस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? जी हाँ, कागज का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है कागज का जलना। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा डैश का प्रकार्य है। जी हाँ, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किसका प्रकार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तापमान का प्रकार्य है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। बात कर ले आज का 32 नंबर प्रश्न का तो एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है, इसका अर्थ है कि क्या? जी हाँ, एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है। तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यह समान समान अंतरालों में समान दूरियां तय करता है। एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? यह समान समान अंतरालों में समान दूरियां तय करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 33 नंबर प्रश्न है, एक पारा थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत जो है डैश है। जी हाँ, एक पारा थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार यानी बढ़ता है एक पारा थर्मामीटर। वहीं बात करें ठंड होने पर तो सिकुड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? जी हाँ, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? तो परावर्तन जिम्मेदार होता है ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जी हाँ, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का, तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।